सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, जैसे कि कल के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई थी, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये रेलवे ग्रुप डी का ही होगा, लेकिन अभी 2-3 दिन जो है वो सीरीज आपका मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ। जिसमें से मैंने कल आपको पढ़ाई थी, जो कि आपका जो साइंस के बायोलॉजी का क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था और आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। और वैसे ही आज मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ। वो आपके जो है एंशियंट हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ मैं बोल रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपका बच जाएगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो मैं कल के सेशन में लेकर आऊंगी। एंड देन आपका फिर जैसे चलता आया है रेलवे ग्रुप डी का वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। तो गुजरात में स्थित आपका कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था? राखी गढ़ी, बनवाली, लोथल या फिर कालीबंगा। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है ये हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। अगर मैं राखी गढ़ी और बनवाली की अगर मैं बात करूं, तो हड़प्पा कालीन का ये दोनों स्थल जो था ये कहाँ, ये हरियाणा में स्थित था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्थल कहाँ स्थित था? हरियाणा में। और वहीं अगर मैं कालीबंगा की बात करूँ गाइस, तो कालीबंगा था आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित था, ठीक है। लोथल जो था ये आपके गुजरात में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोथल के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोथल के बारे में बात करेंगे कि इसकी खोज कब और किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे लोथल, ठीक है। अब याद रखेंगे इसकी खोज। तो लोथल की खोज किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ रंगनाथ राव ने, ठीक है। और कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि लोथल जो है ये आपके कौन से नदी के किनारे है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल आपके कौन से नदी के किनारे गए? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको लोथल के बारे में और कौन सी पॉइंट याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है लोथल जो था ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर, ठीक है ना। बंदरगाह नगर कौन था गाइस? तो याद रखिएगा एकमात्र बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। कौन था? ये आपका लोथल। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लोथल को आपको ध्यान रखना है सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। लोथल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और जैसा कि प्रश्न में आपको बताया गया कि हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका लोथल था ये गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि गुजरात के कौन से जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना। अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले में, ठीक है। तो ये हो गया लोथल के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा लोथल के बारे में लिखा दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लोथल से कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे लोथल से मिले साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा लोथल से हमें कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा फारस की मोहर, फारस की मोहर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा और हमें कौन सा साक्ष्य मिला है, तो याद रखिएगा गोदीबारा, गोदीबारा ये भी हमें लोथल से ही मिला है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है गाइस? तो याद रखिएगा मनका बनाने के मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। कारखाना,
मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना और क्या मिला है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ से और मिले हैं युगल सावधान, ठीक है ना, युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको लोथल के बारे में याद रखना है, जो कि मैंने सारा लिखा दिया है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये दोनों राखी गढ़ी जो है, याद रखिएगा ये हरियाणा के हिसार जिले में है और बनवाली भी हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे जिला पूछे तो याद रखिएगा कौन से जिले में है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। और वहीं अगर राजस्थान के बारे में पूछे कि ये आपके कौन से जिले में है, तो राजस्थान आपके जो है याद रखिएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, अस्मक था, कंबोज था, वत्स था या फिर सूरसेन था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्मक जो है ये हमारे गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे अगर मैं अस्मक के बारे में याद रखना है आपको, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अस्मक की जो है राजधानी कहाँ थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना, अस्मक की राजधानी है कोटन, ठीक है, कोटन थी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो अस्मक जो है ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है ना। दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद, ठीक है ना, एकमात्र महाजनपद, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर मैं आपको यहाँ पे जो है लिखाती हूँ, ठीक है ना। तो आपके टोटल कितने महाजनपद थे गाइस, तो टोटल आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद। जिसमें से आपको यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ एक ही महाजनपद ऐसा है जो आपका दक्षिण भारत में है, नहीं तो बाकी 15 महाजनपद जो है ये आपके उत्तर भारत में स्थित। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो आपके 15 महाजनपद है, 15 जो है ये आपके कहाँ है गए, तो याद रखिएगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। और एक महाजनपद जो कि आपका अस्मक है, यहाँ पे आपको पता ही है, एक महाजनपद जो कि आपका अस्मक है वो कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा वो है आपके दक्षिण भारत में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके महाजनपद के बारे में। अब मैं आपको लिखाऊंगी 16 महाजनपद और उसकी राजधानी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपद की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि कौन कौन सा महाजनपद है। तो अस्मा के बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको लिखा देती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका पहला हो गया अंग, अंग महाजनपद, ठीक है। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरा महाजनपद आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका मगध। तो पहले मैं महाजनपद ही लिखाऊंगी, ठीक है ना। दूसरा आपका मगध हो गया। इसके अलावा तीसरा महाजनपद आपका कौन सा हो गया, काशी हो गया, काशी, ठीक है। चौथा महाजनपद आपका कौन सा हो गया, कौशल, कौशल, ठीक है। और पांचवा महाजनपद आपका कौन सा हो गया गाइस, पांचवा हो गया आपका वज्जी, ठीक है। तो सबसे पहले मगध की अगर मैं बात करूँ तो मगध की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो राजगृह, ठीक है। इसके अलावा काशी की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। इसके अलावा वज्जी की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली, वैशाली। इसके अलावा आपका छठा महाजनपद कौन सा हो गया गाइस, तो छठा हो गया आपका मल, मल महाजनपद, ठीक है, छठा हो गया। सातवां आपका कौन सा हो गया गाइस, तो सातवां हो गया आपका चेदी, चेदी महाजनपद, ठीक है। आठवां आपका कौन सा महाजनपद हो गया गाइस, तो याद रखिएगा आठवां हो गया आपका वत्स, ठीक है। नौवां आपका महाजनपद कौन सा हो गया, नौवां हो गया कुरु, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 10वां महाजनपद आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा 10वां हो गया आपका पांचाल। पांचाल, ठीक है। और 11वां महाजनपद आपका कौन सा हो गया गाइस, 11वां हो गया आपका मत्स्य। मत्स्य, ठीक है। अब इन सब की राजधानी मैं लिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मल की राजधानी। मल की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा कुशीनगर या फिर पावा। कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। इसके अलावा चेदी की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो सुक्तिमती। सुक्ति, सुक्तिमती, ठीक है। इसके अलावा वस्तस्य की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा कौसाम्बी। कौसाम्बी, ठीक है। कुरु की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पांचाल की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो याद रखिएगा अहिच्छत्र, ठीक है ना। अहिच्छत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर मत्स्य की राजधानी की बात करूँ तो विराटनगर। विराटनगर, ठीक है। ये टोटल 11 हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखती हूँ जगह नहीं है 12। 12 में आपको याद रखना कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा 12 में आपका हो गया सूरसेन। सूरसेन, ठीक है ना। सूरसेन हो गया। इसके अलावा 13वां आपका महाजनपद कौन सा हो गया, 13वां हो गया आपका, जो कि मैं अस्मक नहीं लिखाऊंगी, ठीक है ना, याद रखिएगा अवंती। अवंती। इसके अलावा 14वां आपका कौन सा हो गया गाइस, 14वां आपका हो गया गांधार। गांधार, ठीक है। 15वां आपका कौन सा हो गया, 15वें नंबर पे आपका हो गया कंबोज। कंबोज। तो ये टोटल आपका जो है 16 महाजनपद मैंने लिखा दिया है, जो कि इसकी राजधानी हर एक एग्जाम में पूछता है। सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं करूं, किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है। एक तरफ आपको जो है जनपद दे देंगे महाजनपद, और एक तरफ आपको उसकी राजधानी दे देंगे और बोलेंगे मिलान करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। गांधार की राजधानी कहाँ थी, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। इसके अलावा कंबोज की राजधानी कहाँ थी, तो कंबोज की राजधानी राजपुर। राजपुर, या फिर आप इसे हाटक भी याद रखिएगा, ठीक है। और 16वां महाजनपद आपका कौन सा हो गया, 16वां महाजनपद आपका हो गया अस्मक, जो कि मैं इसके बारे में लिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि आपका 15 महाजनपद उत्तर भारत में, और एक ही महाजनपद ऐसा है जो आपका दक्षिण भारत में है। और वो कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा वो है आपका अस्मक, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, या फिर बोध गया में हुई थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गैस कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है ना। निरंजना, या फिर उसे हम पुनपुन नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। निरंजना, निरंजना, या फिर आप इसे याद रखिएगा पुनपुन नदी भी कहते हैं। पुनपुन नदी के तट पर, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी गैस, तो ये भी याद रखिएगा बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है ना। बोधि,
बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये भी याद रखिएगा कि इनका नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध पड़ा, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ नाम था पहले इनका, सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गया था गाइस, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये हो गया जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है गाइस, तो याद रखिएगा कि इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था और कब हुआ था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा 1563 ईसा पूर्व, सॉरी 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व, 563, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा वर्तमान में ये अभी नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में, ठीक है। इसके अलावा ये गौतम बुद्ध जो थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से कुल से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था गाइस, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता था लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कुशीनगर, कुशीनगर में क्या हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुशीनगर में इनका निर्माण हो गया था, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लिखाऊंगी आपके गौतम बुद्ध के बारे में आपको लिखना है, उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख देती हूँ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनके जो है जन्म का प्रतीक क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, कमल, कमल व सांड जो है गाइस, याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपको याद रखना है जो घोड़ा जो है आपको ध्यान रखना है गृह त्याग का प्रतीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है जन्म, इसके बाद आपको याद रखना है गृह त्याग। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है गाइस, तो याद रखिएगा गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मृत्यु का प्रतीक क्या है गाइस, तो याद रखिएगा मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, स्तूप, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, इसे आपको ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक है। तो ये आपको प्रतीक याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि महापद्म ने किस वंश की स्थापना की थी। तो महापद्म ने नंद वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की, गुप्त वंश की या फिर कन्ना वंश की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापद्म ने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पे आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा कि नंद वंश की जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसका शासनकाल, ठीक है ना। नंद वंश ने जो है इस वंश ने कब से लेकर कब तक शासन किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 345 से 322 ईसा पूर्व, 345 से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने शासन किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद ही रखना है कि नंद वंश की जो है स्थापना किसने की थी, महापद्म ने, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नंद वंश की जो थी राजधानी कहाँ थी गाइस, राजधानी, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी गाइस याद रखिएगा पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। जो कि आपके कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है पटना में है वर्तमान में, पटना, ठीक है। और पटना आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है।
इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि नंद वंश की जो स्थापना की थी ये किसने, महापद्मनंद ने। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट महापद्मनंद के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है महापद्मनंद, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि महापद्मनंद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये तो नंद वंश के संस्थापक हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि महापद्मनंद जो है, याद रखिएगा, इसने जो है कलिंग को जीतकर कौन सी उपाधि धारण की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कलिंग को जीतकर, कलिंग को जीतकर, कलिंग को जीतकर एक राठ की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक राठ, एक राठ की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, जो कि मैं आपके जो है कुछ वंश लिखाऊंगी और उसके आप बताऊंगी कि उनके संस्थापक कौन है और उसने कब तक शासन किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था गाइस, हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार, ठीक है। और हर्यक वंश ने जो है कब तक शासन किया था गाइस, तो हर यहाँ पे मैं बिंबिसार का नहीं लिखाऊंगी, वंश का शासन काल लिखाऊंगी, ठीक है। तो हर्यक वंश ने जो शासन किया था वो 544 से 544 से 413 ईसा पूर्व, ठीक है। ये हर्यक वंश का था। इसके अलावा आ जाते हैं गाइस गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका जो शासन काल था वो गुप्त वंश ने जो है कब से कब तक शासन किया था गाइस, तो गुप्त वंश ने जो शासन किया हुआ था वो 275 से 550 ईसा पूर्व, 275 से 550 ईसा पूर्व। अब इस कन्नव वंश के बारे में बात करेंगे। तो कन्नव वंश के बारे में आपको याद रखना है कि कन्नव वंश के संस्थापक कौन है, कन्नव वंश के संस्थापक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्नव वंश के संस्थापक हैं जो कि हैं वासुदेव कन्नव। अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है, वासुदेव, वासुदेव कन्नव, ठीक है। और याद रखिएगा इस कन्नव वंश ने जो है कब से कब तक शासन किया था, मैं यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ कि मैं वंश का शासन लिखा रही हूँ। ये जो है कन्नव देव ने जो है वासुदेव कन्नव ने जो है कब तक शासन किया वो नहीं लिखा रही हूँ, मैं लिखा रही हूँ कि इस वंश का शासन कब से कब तक था। तो इस वंश ने शासन किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कन्नव वंश ने 73 से 28 ईसा पूर्व, 73 से 28 ईसा पूर्व तक जो है इस वंश ने शासन किया था, ठीक है। याद रखिएगा कन्नव वंश ने शासन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं एक दो और लिखा देती हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से वंश के बारे में गाइस, एक पूछा जाता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में आप लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखिएगा इसने जो शासन किया था वो कब से, मौर्य वंश ने जो शासन किया था, मौर्य वंश ने शासन किया था 322 से 185 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये हो गया आपका मौर्य वंश, जो कि मैं यहाँ पे स्टार कर देती हूँ, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है
कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि कनिष्क का जब शासनकाल था, उस समय जो बौद्ध संगीति हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? शूद्रक ने, पार्श्व ने, वसुमित्र ने या फिर नागार्जुन ने? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बौद्ध संगीति के टोटल 4 जो है बौद्ध संगीति हुए थे। तो इसमें किसके शासनकाल में हुए थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और कब की थी, इन सभी को एक-एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है। अब तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ प्रथम बौद्ध संगीति की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखिएगा ये कौन से स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजगृह में। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस समय जो है इस समय जो शासक था वो कौन था गाइस? यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक था, यानी जिसका शासनकाल था वो किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का था। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। ठीक है। तो ये हो गया प्रथम बौद्ध संगीति। अब आते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ये कब हुआ था गाइस? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है, वैशाली में हुआ था। वैशाली। ठीक है। और यह देखिएगा इस समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है गाइस आपको ध्यान रखना है किसका शासनकाल था, यानी कि उस समय जो शासक था वो कौन था? तो उस समय जो शासक था गाइस आपको ध्यान रखना, कालाशोक। कालाशोक थे। ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सब्बकामी ने। सब्बकामी ने। ठीक है। तो ये हो गया द्वितीय बौद्ध संगीति। अब आते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है। तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र था। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति में जो है इस समय जो है शासक कौन थे, यानी कि किसका शासनकाल चल रहा था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है तृतीय बौद्ध संगीति जब हुआ था तब अशोक का शासनकाल था। ठीक है। किसका शासनकाल था? अशोक का। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मोगली। मोगली। मोगलीपुत्तिस। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है जो कि है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में याद रखना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये कब हुआ था? तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देती हूँ। आपका चौथा जो है ये कौन सा है? चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लगभग कब हुआ था गाइस? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 72 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, 72 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है कहाँ हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका कुंडल वन में। कुंडल वन।
ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये इस समय जो है शासक कौन थे गाइस, तो यह देखिएगा इस समय के शासक थे आपके कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो यह देखिएगा इस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयालय चोल या फिर राजेंद्र चोल तृतीय, राजराज चोल प्रथम या राजेंद्र चोल प्रथम। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय चोल जो है, ये आपको ध्यान रखना है। विजयालय चोल जो है ये आपके चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। इसके अलावा याद रखते हैं कि इन्होंने जो है, याद रखिएगा, किसको हराकर, पल्लवों को हराकर इस वंश की स्थापना की थी। पल्लवों को हराकर, पल्लवों को हराकर तंजावुर में, ठीक है। पल्लवों को हराकर तंजावुर में 850 ईस्वी में, ठीक है ना, 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। चोल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चोल साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि चोल साम्राज्य के, आपको ध्यान रखना है कि जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था यहाँ का, प्रसिद्ध मंदिर, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन था गाइस, तो यह देखिएगा वो था आपका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बृहदेश्वर मंदिर का जो है इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस, निर्माण, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण करवाया था राजराज चोल प्रथम ने, ठीक है ना, राजराज चोल प्रथम ने, ठीक है। इसके अलावा ये जो मंदिर बनी थी बृहदेश्वर मंदिर, कौन सी शैली में बनी थी, द्रविड़ शैली में, द्रविड़, द्रविड़ शैली में बनी थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है guys, चोल साम्राज्य में ही आपको याद रखना है कि यहाँ जो है आपके जो है नटराज की जो मूर्ति थी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। नटराज, नटराज की कांस्य मूर्ति, ठीक है ना, कांस्य मूर्ति प्रसिद्ध थी, चोल साम्राज्य की प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप एक चीज और याद रखिएगा गाइस, आपको याद रखना है कि जो है आपके चोल साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था गाइस, तो याद रखिएगा अंतिम शासक था चोल साम्राज्य का, आपको ध्यान रखना है अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चोल साम्राज्य के मैं पतन के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बॉक्स में लिख देती हूँ, क्योंकि पतन जो है पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चोल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा पांडे और जो होयसलों का जो उदय हुआ था, इससे जो है चोल साम्राज्य का पतन हुआ। तो यहाँ पे पूछता है किसके उदय से जो है चोल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो याद रखिएगा पांडे, पांडे और होयसलों के उदय से, होयसलों के उदय से पतन हुआ था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो राजेंद्र चोल है, ठीक है ना, राजेंद्र चोल के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो राजेंद्र चोल के बारे में आपको याद रखना है, इसने बंगाल तक विजय अभियान चलाया था, ठीक है ना, बंगाल तक, बंगाल तक विजय अभियान किसने चलाया था पूछा जाता है, ठीक है ना, विजय अभियान चलाया था, बंगाल तक विजय अभियान चलाया था। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में विपाशा नाम से जाने जाने वाली नदी का वर्तमान में क्या नाम है? तो जो ऋग वैदिक काल में उसे हम कौन सी नदी के नाम से जानते थे? विपाशा नदी के नाम से, जिसका अभी आधुनिक नाम क्या है? सतलज है, व्यास है, झेलम है या फिर चेनाब है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास नदी। अभी में उसका आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी। अब जैसे अगर मैं बात करूं सतलज नदी, तो सतलज नदी का जो है ऋग वैदिक काल में जो है इसका नाम क्या था गाइज? तो ये आपको ध्यान रखना है, सतुदरी। सतोदरी, ठीक है। सतोदरी जो था ये सतलज नदी का नाम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है झेलम नदी। झेलम नदी का ऋग वैदिक काल में क्या नाम था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, विथ सता, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं चेनाब नदी का, तो चेनाब नदी का ऋग वैदिक काल में था अस्किनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और नदी भी लिखाऊंगी। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और कौन सी नदी हो गई गाइस? तो याद रखिएगा गंडक नदी की बात करूं, गंडक नदी हो गया, ठीक है। इसके अलावा रावी नदी हो गया आपका, रावी नदी का, ठीक है। इसके अलावा आपका और कौन सा हो गया गाइस? स्वात नदी। स्वात नदी के बारे में उतना नहीं पूछता है। सबसे पहले हम गंडक की अगर मैं बात करूं तो गंडक नदी का जो है ऋग वैदिक काल में क्या नाम था गाइस? तो याद रखिएगा सदा नीरा, सदा नीरा था, ठीक है। और रावी नदी का जो है ऋग वैदिक काल में क्या नाम था गाइस? तो याद रखिएगा पुरुषनी, पुरुषनी था, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऋग वैदिक काल में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहला आपको याद रखना है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो गंगा नदी के बारे में याद रखना है कि इसका जो है ऋग्वेद में, ऋग वैदिक काल में, सॉरी ऋग्वेद लिखिए, ऋग वैदिक नहीं, ऋग्वेद में एक बार उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, एक बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सी नदी होगी? पहला गंगा नदी, दूसरा आपको याद रखना है गाइस यमुना नदी, यमुना नदी। तो पूछा जाता है यमुना नदी का कितना बार उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा यमुना नदी का ऋग्वेद में जो है आपको याद रखना है 3 बार उल्लेख मिलता है, 3 बार, 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा नदी आपको याद रखना है, कौन सी नदी गाइस? आपको याद रखना है आपका सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सरस्वती नदी। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो सरस्वती नदी के बारे में याद रखना है कि इस नदी को जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है नदी तमा और माते तमा और देवी तमा कहा गया, ठीक है ना। इस नदी को क्या कहा गया गाइस? तो याद रखिएगा नदी तमा यानी कि सबसे अच्छी नदी, माते तमा यानी कि माते तमा यानी कि सबसे अच्छी माँ, और याद रखिएगा देवी तमा यानी कि सबसे अच्छी देवी, देवी तमा कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और नदी है आपका जो कि आपको याद रखना है। चौथा आपका कौन सा है गाइस? सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो याद रखिएगा इस नदी का सबसे ज्यादा बार जो है किस नदी का उल्लेख किया गया है गाइस? तो याद रखिएगा सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सबसे पहले अनाज की खेती किस काल में शुरू हुई थी? तो सबसे पहले अनाज की खेती नवपाषाण काल में हुई थी, मध्य पाषाण काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में हुई थी या फिर आपका ताम्र पाषाण काल में हुई थी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और क्या क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा
कि नवपाषाण काल में जो है याद रखिएगा, ये पहिए की खोज जो है कौन से काल में हुई थी गाइस? पहिए की खोज। तो याद रखिएगा पहिए की खोज हुई थी नवपाषाण काल में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है अस्थाई घर, ठीक है ना, मानव अस्थाई घर बना के रहने लगे थे कौन से काल में? नवपाषाण काल में। अस्थाई घर, स्थाई अस्थाई घर बना के रहने लगे थे कौन से? नवपाषाण काल में। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैं आपको कुछ नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में लिखाऊंगी कि नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से गए, इससे आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण में प्रमुख स्थल हो गया आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कपास की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था? कपास की खेती का, कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है कृषि, कृषि का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलेगा? इससे याद रखिएगा, कृषि का प्रमाण मिला है आपके जो है मेहरगढ़ से, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख स्थल हो गए? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल के और प्रमुख स्थल में आप याद रखिएगा जैसे कि आपका हो गया चिरांद, चिरांद हो गया, संगन कल्लू हो गया, ये सब आपके नवपाषाण काल के हैं, ठीक है ना। तो आपको कौन सा हो गया? चिरांद। तो चिरांद के बारे में आपको क्या याद रखना है? चिरांद के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले थे, सॉरी, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। हड्डी के, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो नवपाषाण काल के और कौन सा है गैस? तो याद रखिएगा नवपाषाण का है जो कि है आपका, एक और याद रखिएगा, कोल्हिला। यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से किसके प्रमाण मिलेगा इससे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है आपके धान की खेती के प्रमाण मिले, ठीक है ना, कोल्हिलवा से धान की खेती के प्रमाण, धान की खेती के प्रमाण, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, और कौन सा आपको याद रखना है? तो याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, संगन कल्लू। पांचवा स्थल कौन सा है नवपाषाण का? संगन, संगन कल्लू। तो संगन कल्लू के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ? राख का टीला, राख का टीला का प्रमाण कहाँ से मिला है? संगन कल्लू से, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो मेहरगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो मेहरगढ़ आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा मेहरगढ़ जो है ये आपके पाकिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान में। वहीं अगर मैं चिरांद की बात करूँ, चिरांद आपका कहाँ है? तो चिरांद आपका बिहार में है, ठीक है। चिरांद आपका बिहार में। इसके अलावा कोल्लिवार की बात करूँ मैं तो ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और वहीं अगर मैं संगन कल्लू की बात करूँ तो ये आपका कहाँ है? तो संगन कल्लू आपका कर्नाटक में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो संगीत की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सामवेद से, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद में जो है याद रखिएगा यज्ञों के नियमों यानी कि विधि विधान का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यज्ञों के, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का, ठीक है ना, एवं विधि विधान का, विधि विधान का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि सामवेद में जो है अगर मैं बात करती हूँ कि जो है साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ, तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा साम का अर्थ होता है लय या फिर ताल,
लय या फिर ताल होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है आपका जो है सामवेद का जो सारेगामा है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो सामवेद में ही मिलता है। ठीक है ना। सारेगामा का उल्लेख, सा रे ग मा, सारेगामा का उल्लेख मिलता है सामवेद में। ठीक है। तो ये हो गया सामवेद के बारे में। इसके अलावा अथर्ववेद की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद, तो ये आपका जो है अथर्ववेद है। इसके अलावा आपको अथर्ववेद के बारे में और क्या याद रखना है कि अथर्ववेद के बारे में आपको याद रखना है कि जादू टोना तंत्र मंत्र और वशीकरण का जो है ये कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख, और वशीकरण का उल्लेख, ये कहाँ मिलता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिलता है आपके अथर्ववेद में। ठीक है। अब आते हैं गाइस ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ये आपका ऋग्वेद है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है आपको याद रखना है कि पहला और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का जो है पहला पहला और 10वां मंडल बाद में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बाद में जोड़ा गया था कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो बाद में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा पहला और 10वां मंडल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए, गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए इसका होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भीमबेटका की गुफा जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जो भीमबेटका की गुफा है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके जो चित्र में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसके चित्र में जो है कौन कौन से रंगों का उपयोग होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा रंगों की अगर बात करें, इसके चित्र में कौन कौन से रंगों का उपयोग होता है? तो भीमबेटका की जो गुफा है इसमें, तो गेरुआ, गेरुआ हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया। ठीक है। इसके अलावा पीला हो गया, और याद रखिएगा सफेद हो गया। भीमबेटका की गुफा जो चित्र जो है इसमें कौन कौन से कलर का उपयोग होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ की चित्र शैली कैसी है गाइस? तो याद रखिएगा रॉक पेंटिंग है। यहाँ की चित्र शैली कैसी है गाइस? तो याद रखिएगा रॉक रॉक पेंटिंग। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये जो गुफा है इसकी खोज किसने और कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस गुफा की खोज जो है 1957 से 58 के बीच हुई थी। ठीक है। और किसने की थी ये भी याद रखिएगा, तो उनका नाम है विष्णु श्रीधर वान वाकनकर। ठीक है ना। विष्णु श्रीधर वाकनकर। ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना गाइस? तो याद रखिएगा जो भीमबेटका की गुफा है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 2003 में, 2003 में यूनेस्को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है। विश्व विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस मध्य एशियाई शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो ये उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किसने की थी? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या फिर चंगेज खान। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1192 में इन्होंने उत्तर भारत पे विजय किया था। तो इनके हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गौरी के आपको जो है 5 युद्ध के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, 5 युद्ध कौन कौन सा है? तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है मुल्तान पे आक्रमण। मुल्तान, मुल्तान पर आक्रमण। तो इन्होंने मुल्तान पे आक्रमण कब किया था गाइस? तो याद रखिएगा 1175 में। 1175 में इन्होंने मुल्तान पे आक्रमण किया और याद रखिएगा इसमें जो है इसकी जीत भी हुई थी। ठीक है, मुल्तान पे आक्रमण किया और इसमें इसकी जीत भी हुई थी। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है गाइस, आपको याद रखना है कायदारा का युद्ध। कायदारा युद्ध। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1178 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसमें जो है याद रखिएगा ये युद्ध में जो है आपको याद रखना है राजा भीमदेव द्वितीय थे। ठीक है ना, राजा भीमदेव, राजा भीमदेव, भीमदेव द्वितीय से हार गए थे। ठीक है, हार गए थे। ठीक है, और याद रखिएगा कायदारा युद्ध यहाँ पे आपको याद रखना है ये कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा युद्ध। इसके अलावा आपको तीसरा युद्ध याद रखना है। तीसरा कौन सा था गाइस? लाहौर पर अधिकार। लाहौर पर अधिकार। तो इन्होंने लाहौर पे अधिकार कब किया था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने लाहौर पे अधिकार किया था गाइस, याद रखिएगा। और इसमें जो है 1186 में, और इसमें याद रखिएगा गजनवी के शासन का अंत हो गया था। ठीक है, लाहौर पर अधिकार किया था कब? 1186 में अधिकार किया था और इसमें जो है याद रखिएगा गजनवी का शासन का अंत हो गया था। गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है गजनवी शासन का अंत। गजनवी शासन का अंत। ठीक है, और यहाँ पे जो है चौथा आपको कौन सा याद रखना है गाइस? चौथा आपको याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस? तो तराइन का प्रथम युद्ध पहले कब हुआ था ये लिख लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, और याद रखिएगा 1191 में हुआ था किसके बीच हुआ था? तो ये तो आपको पता ही है गौरी के बीच हुआ था। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, और इसमें जो है याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था जिसमें जो है याद रखिएगा इसमें जीत हुई थी किसकी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है पांचवा कौन सा याद रखना है? पांचवा रखना है तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है गौरी की जीत हुई थी। ये दोनों ही सेम सेम थे। ठीक है, और इसमें जो है जीत किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा गौरी की जीत हुई थी। गौरी की जीत हुई। और ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा यही हुआ था 1192 में जो है याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिया। और इसमें जीत किसकी हुई थी? गौरी की हुई थी। और कब हुआ था? 1192 में। और यहीं से जो है इसकी जो है आगे जाके जो है मुस्लिम शासन की नींव रखी और आगे जाकर ये किस में विकसित हो गया? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना। आज इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का कालखंड 1206 से 1400 ईस्वी, 1200 से 1526 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी या फिर 1200 से 1500 ईस्वी।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1206 में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1526 में आपका था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने मारकर आगे जाके मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पे जो है कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने, 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से वंश है और उसकी स्थापना किसने की और किस वंश ने कब तक शासन किया, हम उसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कौन सा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था? 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। और याद रखिएगा इस गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे है आपके खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं खिलजी वंश के संस्थापक, तो ये आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे गाइस, तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपके कौन सा जाएगा, कौन सा वंश है गाइस, तो तीसरे नंबर पे आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था, तो ये था 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ तुगलक वंश के संस्थापक, तो ये आपको याद रखना है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे गाइस, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये 3 वंश हो गए, चौथा इधर लिखा दे रही हूँ, चौथा कौन सा है, तो चौथा वंश आपको तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश का शासन आया था, सैयद वंश का। सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया था, तो सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ सैयद वंश के संस्थापक, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है खिज्र खां, खिज्र खां। ठीक है, और 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा था, तो याद रखिएगा लोधी वंश, लोधी वंश का शासन कब से कब तक था, तो 1451 से 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी को मार के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का शासन जो है यहीं से खत्म हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ये मैंने पूरा लिखा दिया शासनकाल और उसके संस्थापक और कौन कौन से वंश ने शासन किया था। इन सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था, तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह भी मैं बताई हूँ कि गुलाम वंश का संस्थापक था, तो लिखने का अभी कोई मतलब नहीं है।
इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि ये तो गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, इन्हें लाख लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये दान बहुत ज्यादा देते थे, इसी वजह से इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। इसके अलावा जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो यह देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1150 में, ठीक है, 1150 ईस्वी। और कहाँ हुआ था गैस? तो यह देखिएगा, तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान में, ठीक है। उसके अलावा जो है इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। मृत्यु, तो यह देखिएगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी गैस? तो यह देखिएगा 1210 में, 1210 में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह देखिएगा, ये जो है पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय, ठीक है। इसके अलावा यह देखिएगा, इनका शासनकाल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर के 1210, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसने जो है कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया था। तो इनके निर्माण के बारे में इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। निर्माण, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्होंने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का निर्माण इसने कब करवाया था गैस? तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 में जो है, 1199 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया था। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीज का? तो इसके अलावा आपको याद रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। और इसके अलावा और कौन सा हो गया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसका जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कब करवाया था? निर्माण प्रारंभ, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1192 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलमा नीति का प्रयोग जो है कौन से युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर की मैंने बोला ही था कि इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी शासक थे, कौन? इब्राहिम लोदी। तब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है, आपको याद रखना है बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर, तो बाबर के जो है आपको ध्यान रखना है 4 युद्ध, बाबर के 4 युद्ध हुए। और याद रखिएगा, इन चारों युद्ध में जो है जीत किसकी हुई है? बाबर की हुई है। ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से बाबर के 4 युद्ध है और किसके बीच हुई है, ये भी याद रखें। जिसमें मैंने बता दिया कि इन चारों युद्ध में जीत किसकी हुई है? बाबर की जीत हुई है, ठीक है। तो पहला युद्ध आपको कौन सा याद रखना है? पहला युद्ध आपको याद रखना है पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था आपका 1526 में हुआ था। और इसी युद्ध में जो है आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा दूसरा युद्ध आपको कौन सा याद रखना है? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध।
तो खानवा का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था 1526 1527 में, ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में जो है आपको ध्यान रखना है, राणा सांगा को हराया था, ठीक है ना। राणा सांगा, राणा सांगा को हराया था, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा आपको कौन सा याद रखना है? खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1527 1528 में, ठीक है। और इसमें आपको क्या याद रखना है? चंदेरी के युद्ध में जो है मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये सही नहीं लिख रहा है तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। मेदिनी राय। और चौथा कौन सा युद्ध था गाइस? तो याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध, और जो है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? घाघरा के युद्ध में जो है आपको ध्यान रखना है, अफगानों को पराजित किया था, अफगानों, अफगानों को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चारों युद्ध के बारे में लिखा दी हूँ, जो कि आपको याद रखना है। अकबर की आत्मकथा कौन सी, सॉरी, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबरनामा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बाबर के बारे में, इसकी आत्मकथा थी बाबरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा आत्मकथा थी, आत्मकथा थी, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 के नाम से कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अंगद देव के द्वारा, गुरु हरकृष्ण के द्वारा, गुरु अमरदास के द्वारा, या गुरु हरराय के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है सिखों के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं लिखाऊंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहला नाम आपको कौन सा याद रखना है? गुरु नानक का, गुरु नानक, ठीक है। तो गुरु नानक के बारे में आपको पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1469 से लेकर 1539 तक थे गुरु नानक। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, सिखों के पहले गुरु थे, सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा रही हूँ, ठीक है ना। दूसरा नाम आपको किसका याद रखना है? गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, 1666 से 1708 तक, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा, इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की, स्थापना की, कब की गई? 1699 में, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के बारे में और लिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सिखों के अंतिम गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है। और याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को जो है अपना अंतिम ग्रंथ जो है, याद रखिएगा, इसने घोषित किया था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस? तो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म पटना में हुआ था,
ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो मनसबदारी प्रणाली को शुरुआत जो है ये किसने की थी, अकबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो यहाँ पे अकबर के बारे में आपको याद रखना है इनकी जो है अकबर का जो है जन्म कब हुआ था, या फिर सबसे पहले हम इनका पूरा नाम लिखते हैं पहले। तो अकबर का पूरा नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, इनका पूरा नाम था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनका जन्म कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 42 में, ठीक है, 42 में। और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा अमरकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनका जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है राज्य अभिषेक के बारे में। ठीक है, राज्याभिषेक। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है अकबर के बारे में, तो हम यहाँ पे इनके कुछ इम्पोर्टेंट बात पॉइंट के बारे में देखेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा था कि मनसबदारी प्रणाली, ठीक है ना, मनसब मनसबदारी प्रणाली, प्रणाली की शुरुआत तो अकबर ने की थी, लेकिन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत। तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत 1571 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है गाइस, तो ये हो गया मनसबदारी प्रणाली। इसके अलावा आपको याद रखना है अकबर ने जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जजिया कर को कब समाप्त किया था, जजिया कर जजिया कर को समाप्त किया था। तो जजिया कर को कब समाप्त किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1564 में, 1564 में। इसके अलावा आपको याद रखना है तीसरा तीसरा आपको क्या याद रखना है गाइस, कि अकबर ने जो है इबादत खाना की स्थापना कब की, इबादत खाना इबादत खाना की स्थापना की। ठीक है, तो ये इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1575 में, 1575 में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है अकबर के द्वारा जो है, और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट एक और याद रखिएगा, दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था। दास प्रथा का अंत कब किया था गाइस, 1562 में, 1562 में। ठीक है, तो इतना आपको अकबर के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की गई थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। और याद रखिएगा जो है ये जौनपुर जो शहर है इसकी स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जौनपुर शहर की स्थापना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जौनपुर शहर की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कब गए थे गाइस, तो याद रखिएगा 1359 1359 में। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है guys? इसके अलावा आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल।
तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था गाइस? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351। 1325 से लेकर 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत विद्वान शासक था। ठीक है, विद्वान शासक। इनको जो है गाइस याद रखिएगा, इनको गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भाषा, इस सब में जो है ये निपुण थे। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, यानी कि याद रखिएगा इन्होंने जो है, आपको याद रखना है, दिल्ली से दिल्ली दिल्ली से दौलताबाद दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित 1327 में किया। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो कर मुक्त व्यापार की सुविधा किसने प्राप्त की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, फर्रुखसियाह ने या फिर बहादुर शाह ने? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियाह ने। अब इसने जो है क्या किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1717 1717 में, ठीक है, 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया। ठीक है ना, शाही फरमान जारी किया। ठीक है, एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें जो है आपको याद क्या रखना है, इसमें क्या किया था इन्होंने, जो शाही फरमान जारी किया था इसके अंदर इन्होंने जो है कंपनी को बंगाल बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा में शुल्क शुल्क मुक्त मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, अनुमति दे दी। अब इसमें जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। तो और इसके बदले जो है क्या था, इससे आपको ध्यान रखना है, इसके बदले जो है कंपनी को केवल जो है 3000 का वार्षिक शुल्क देना था। ठीक है ना, सिर्फ कितना करना था, 3000 का वार्षिक शुल्क देना था। वार्षिक शुल्क 3000 का वार्षिक शुल्क कंपनी को देना था। ठीक है, तो यही फरमान जारी किया था। और यही फरमान जो है अंग्रेजों के लिए जो है, ब्रिटिश के लिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है ये बहुत ये साबित हुआ, क्योंकि इसी से ही इसको जो है व्यापार करने का ये मिला और सिर्फ 3000 का शुल्क इसको देना पड़ा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा हाँ एक चीज, कि इसने जो है फरमान कब जारी किया था ये पूछा जाता है, 1717 में किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? तो दारा सिकों को दी थी, शुजा को दी थी, मुराद को दी थी या फिर औरंगजेब को दी थी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारा सिकों को दी थी शाहजहां ने। अब यहाँ पे जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानना है शाहजहां के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम शाहजहां की बात करें तो इनका जो है नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा इनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। मोहम्मद खुर्रम, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इनका नाम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनका शासन काल आपको याद रखना है, शासन काल।
ठीक है। तो इनका जो शासनकाल था वो शासनकाल था गाइस, देखिएगा 1628 से लेकर 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था शाहजहां का। याद रखिएगा शाहजहां का जो शासनकाल था इन्हें क्या कहा जाता था गाइस? तो याद रखिएगा शाहजहां का काल जो है संगमरमर युग कहलाता था, ठीक है ना। संगमरमर युग कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको और क्या याद रखना है इस इन्होंने संगमरमर युग क्यों कहलाता था? क्योंकि जो है इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, ताजमहल का। इसके अलावा आपको याद रखना है लाल किला, लाल किला। इसके अलावा आपको याद रखना है जमा मस्जिद, जमा मस्जिद। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा? शालीमार बाग, शालीमार बाग, शालीमार बाग, बाग का निर्माण करवाया था, ठीक है। निर्माण करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इनके काल को क्या कहा जाता है? संगमरमर युग कहलाता है, ठीक है ना। ताजमहल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ताजमहल को जो है याद रखिएगा 1983 1983 में जो है याद रखिएगा इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। शामिल किया गया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रख इन्होंने जो है कैसे देखिएगा जहानाबाद का जो है जहानाबाद की भी स्थापना की थी। जहानाबाद, ठीक है ना। जहानाबाद की स्थापना की, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि दारा सिकों को जो है इन्होंने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो दारा सिकों जो है याद रखिएगा, ये याद रखिएगा शाहजहां के जो है याद रखिएगा दारा सिकों सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है ना। सबसे बड़े सबसे बड़े पुत्र थे। तो याद रखिएगा कि इस इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को कौन सी उपाधि दी थी? और याद रखिएगा और उनका नाम क्या था? दारा सिकों, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किसने किया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने, या फिर अमीर खुसरो ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है इनके बारे में? इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है 1192 में जो है याद रखिएगा 1192 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आए थे, ठीक है। और 1192 में मैंने पहले भी बताया था जो मिडाइवल हिस्ट्री का जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। उस समय किसका शासन था? गौरी का। इसके अलावा आपको याद रखना है जो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह भी लगती है। तो इनकी दरगाह जो है याद रखिएगा अजमेर शरीफ में लगती है। दरगाह, दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है guys? तो इसमें आपको याद रखना है कि इन्हें जो है गरीबों का सहारा यानी कि गरीब नवाज कहा जाता है, ठीक है। मैनुद्दीन चिश्ती को जो है क्या कहा जाता है guys? याद रखिएगा गरीब नवाज, गरीब नवाज यानी कि गरीबों का सहारा।
गरीबों का सहारा, गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है गाइस कि ये जो है आपसे पूछा जाता है कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के जो है, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, ये भी पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। याद रखिएगा शिष्य कौन थे गाइस, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक चीज और लिखाऊंगी कि यहाँ पे आपको याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, निजामुद्दीन, ये भी चिश्ती सिलसिले के ही थे। ठीक है ना, निजामुद्दीन ये भी आपके कौन से सिलसिले के थे, चिश्ती सिलसिले के। और याद रखिएगा ये जो है ख्वाजा बख्तियार काकी, ये भी आपके चिश्ती सिलसिले के थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है निजामुद्दीन, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही है। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है आपका ये सेशन जो है यहाँ का कंप्लीट होता है। मैंने आपको बोला था कि मैं एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी मेरा है, बट मैं अभी नहीं आपको ये करा सकती हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा स्क्रीन पे या भी ये हो रहा है, लिख नहीं पा रही हूँ, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ। लेकिन आपका जो है अगर आपको चाहिए, अगर आपको सेशन आगे भी देखना है, जैसे कि मैं कल लेकर आऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।